हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने के इस श्रृंखला में। तो आज जो हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय सीख रहे हैं जो क्लास 11th का है, उसका आज जो हम लोग करने वाले हैं अध्याय संख्या 11 करने वाले हैं, जिसका नाम है शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शंस। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 1 करने वाले हैं। ये नए चैप्टर की शुरुआत है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए मेरे साथ। मेरा नाम है कुंदन कुमार और आज हम सब मिलकर सीखने वाले हैं शंकु परिच्छेद के बारे में, अर्थात कोनिक सेक्शन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे नाम है, नाम से ही स्पष्ट है शंकु परिच्छेद, अर्थात कुछ इसमें शंकु के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और शंकु आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े हैं, जिसमें आप लोगों ने निकालना सीख गया था शंकु का आयतन, उसके बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब हमने क्या किया था, सीख लिया था। तो यह जो चैप्टर है उसी से मिलता जुलता चैप्टर है। उसी के आगे एक कंसेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं कि एक शंकु को अगर हम काट दें, मतलब हम एक काटने वाला क्या होता है, घासी लें और काट दें उसको, तो क्या क्या शेप मिलने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं शंकु परिच्छेद चैप्टर में। तो यह जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे में एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया या जेईई मेंस एडवांस हो गए, सबका बेसिक यहीं से बनता है। तो आप मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और मन से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम जान लें कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे, भूमिका के ऊपर बात करेंगे, इंट्रोडक्शन, कि ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो कैसे उपयोगी हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शंकु के परिच्छेद, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अति परवलय। वृत्त को ही इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं, दीर्घवृत्त को इलिप्स बोलते हैं, परवलय को पाराबोला बोलते हैं और अति परवलय को हाइपरबोला बोलते हैं। आने वाले क्लास में अर्थात नेक्स्ट वीडियो में इन सब को हम लोग एक एक कर डिटेल में पढ़ेंगे। आज इन सब का एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। अर्थात वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय कैसे निर्माण होते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन अर्थात भूमिका में ये देख लें। जैसे कि हम सभी अवगत हैं, जब हम लोग क्लास 6 में ज्योग्राफी पढ़े थे, भूगोल, उसमें हम एक सौर मंडल पढ़े थे। आपको सौर मंडल का चित्र दिखाई हुआ देता हुआ प्रतीत हो रहा होगा। ये क्या है, सन है, ये बाकी सब ग्रह हैं, ये रहा अपना प्यारा सा पृथ्वी जिस पर हम सभी निवास करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रह हैं ये जब घूमते हैं तो किसी एक निश्चित पथ पर घूमते हैं, और जो पथ है किसी न किसी शेप का निर्माण करता है। तो जो पथ है वो किसी न किसी जब शेप का निर्माण करेगा, किसी न किसी वो वक्र का निर्माण करेगा, तो उस वक्र का समीकरण भी होगा जिसको वो सेटिस्फाई करेगा। तो उसको हम लोग इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। आप सभी ने घर में टॉर्च देखा होगा। जब हमारे घर से बिजली गायब हो जाती है या अंधेरे में हमें कहीं जाना होता है तो हम सभी टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जो टॉर्च का आगे वाला जो पर्सन होता है उसके ऊपर एक ग्लास लगा हुआ होता है, वो ग्लास वाकई में एक कर्व होता है, ठीक है, एक वक्र होता है। वो भी किसी न किसी गोला जो सर्कल होगा, गोला अर्थात हम एक गोला के रूप में उस ये जो शीशा का बना होता है अगर हम देखें तो उसी का एक पार्ट होता है, तो वो भी एक कर्वेचर ही है, ठीक है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे 10th में या 12th के फिजिक्स में फिर आप पढ़ेंगे, तो वो भी किसी न किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम इसका भी क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। या आप देखिए इसमें ग्राफ मूव कर रहे हैं, या अगर आप देखें तो एक क्या दिख रहा है, एक कार है, एक कार का हेडलाइट है। हेडलाइट के बाहर एक क्या लगा हुआ है, एक ग्लास लगा हुआ है, जो ग्लास क्या है, टेढ़ा है, अर्थात एक कर्व बना रहा है यहाँ पे। तो इसका भी एक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर पता लगा पाएंगे कि इसका इक्वेशन कैसे निकल पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो भूमिका में देखिए ये एक आपको महोदय दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम काफ़ी इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चैप्टर है इस चैप्टर में इनका योगदान अहम है। इनका नाम है एपोलोनियस, ठीक है। यह एनसीईआरटी बुक से इनका जो फोटो है लिया गया है, इसका सोर्स जो है एनसीईआरटी है, ठीक है। तो पिछले अध्याय में हमने क्या सीखा था, हमने रेखा सीखा था, रेखा, उसके बाद रेखा के समीकरण, ढाल, ये सब हमने सीखा था। तो रेखा के समीकरणों के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया था, जैसे समांतर रेखा, लंबवत रेखा, इस सब के बारे में पढ़े थे हम लोग ने। तो इस अध्याय में हम कुछ अन्य वक्रों का अध्ययन करेंगे। देखो, अगर सीधी लाइन है तो उसको क्या बोलेंगे, सरल रेखा।
अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो उसको क्या बोलेंगे, वक्र बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है तो इसको वक्र बोलेंगे। और वक्र का अर्थ ही होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो वक्रों का अध्ययन करेंगे। जैसे वृत्त, वृत्त क्या है, सीधा लाइन नहीं ना है, एक वक्र ही है। परवलय अर्थात पाराबोला, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है कि आप नाम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन आप सुनते सुनते आदत लग जाएगी तो आप इससे परिचित हो जाएंगे। उसके बाद है दीर्घवृत्त अर्थात इलिप्स। उसके बाद है अति परवलय अर्थात हाइपरबोला। अब देखो, परवलय और अति परवलय एपोलोनियस द्वारा दिए गए नाम है। ये जो परवलय है और अति परवलय, इसका नाम कौन दिया था? ये जो महोदय दाढ़ी वाले, बड़े बड़े दाढ़ी वाले दिख रहे हैं, इन्हीं ने इनका नाम दिया था, परवलय और अति परवलय। वास्तव में इन वक्रों को, ये जो परवलय और अति परवलय है, इसको क्या बोलते थे पहले? शंकु परिच्छेद या सांको बोलते थे। या क्या बोलते थे? सांको। क्योंकि इन्हें एक लंब वृत्तीय शंकु, द्विशंकु और एक समतल के परिच्छेदन से प्राप्त किया जा सकता है। यह जो लाइन है यह काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर एक द्विशंकु हो, लंब वृत्तीय द्विशंकु हो, तो उसके हेल्प से हम लोग परवलय शेप और अति परवलय शेप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे के भाग में अभी हम लोग इसी भाग में देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया। उसके बाद अब देखो, इन वक्रों को ग्रहों के घूर्णन, दूरदर्शी यंत्र अर्थात टेलीस्कोप, जिसमें हम लोग चांद को देखते हैं, तारे को देखते हैं, दूर के वस्तुओं को देखने में जिस यंत्र का उपयोग होता है वहीं टेलीस्कोप होता है। और एंटीना के निर्माण में, ऑटोमोबाइल्स की हेडलाइट में, जैसे अभी आपने देखा एक कार था उसका हेडलाइट्स था, परावर्तक इत्यादि में बहुत अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, अब हम आगे आने वाले अनुभाग में देखेंगे कि किस प्रकार एक लंब वृत्तीय द्विशंकु और एक तल के परिच्छेदन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। जैसे जिस तरह से अलग अलग कोण पर वो परिच्छेदन करेगा अर्थात काटेगा, तो अलग अलग शेप हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शंकु के परिच्छेद क्या होते हैं। शंकु के परिच्छेद, अब यहाँ पे एक आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा, एक सीधी सी लाइन है एल। मान लीजिए एल एक स्थिर ऊर्ध्वाधर रेखा है। कैसी रेखा है? ऊर्ध्वाधर अर्थात खड़ी रेखा है। खड़ी रेखा को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, और ये जो लेटी हुई रेखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, पिछले भाग में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। रेखा मान लीजिए एल एक स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा है। कैसी रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा है। एम एक दूसरी रेखा है। ये जो काट रहा है ना, एम एक क्या है? एक अन्य रेखा है, दूसरी रेखा है। ठीक है, जो इस रेखा को स्थिर बिंदु भी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। काट कहाँ रहा है? इस भी पॉइंट पर काट रहा है। दोनों एक दूसरे को कैसे काट रहे हैं? मान लो एक ए रेखा है, इसको ऐसे काट कर रहा है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है। ठीक है, और इससे एक कोण अल्फा बनता है, और इन दोनों के बीच में एक कोण क्या बन रहा है? अल्फा। कोई भी कोण बन सकता है, अब डिपेंड करता है कि ये दोनों रेखा किस कोण पर रखे गए हैं, तो उसी के अनुसार इसका कोण भी बदलेगा। अगर आप ऐसे रख देंगे तो कोण ज़्यादा हो जाएगा, अगर ऐसे रख देंगे तो कोण कम हो जाएगा। तो वो जो कोण बन रहा है उसी का नाम हमने अल्फा रख दिया है। आप दूसरा भी नाम रख सकते हैं, लेकिन बुक में अल्फा दिया है तो यहाँ पे भी अल्फा लिख दिया गया है। अब मान लीजिए हम रेखा एम को रेखा एल के परितः इस प्रकार घुमाते हैं कि एम की सभी स्थितियों में कोण अल्फा अचर रहे, तब उत्पन्न पृष्ठ एक लंब वृत्तीय खोखले द्विशंकु हैं, जिन्हें अब से शंकु कहेंगे, जो दोनों दिशाओं में अनिश्चित दूरी तक बढ़ रहे हैं। अब देखो क्या किया गया है, ये जो एल लाइन है इसको हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, पकड़ लिया। ठीक है, और क्या किया? ये जो एम लाइन है इसको हमने एल के परितः घुमा दिया। तो जैसे जैसे ई वाला ऐसे घूमेगा तो एक शेप बनेगा। कैसा शेप बनेगा? वो बनेगा ऐसे, ऊपर से भी ये शंकु बनेगा और नीचे निकला हुआ है तो इधर से भी ये शंकु बनेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा क्या बन जाएगा? शेप बन जाएगा। ये ऐसे हो गया, तो ऐसा शेप बनेगा, तो अर्थात यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा? द्विशंकु, अर्थात दो शंकु बन जाएंगे, जिसे हम शंकु भी बोलेंगे आगे। तो ये हमने समझ लिया कैसे दो रेखा के हेल्प से हम शंकु बना सकते हैं। इसको हमने फिक्स कर दिया, इसको रोटेट कर दिया। ये जो एम लाइन दिख रहा है इसको गोल गोल घुमा दिया। तो ये जब आप क्या करोगे? आप दो लकड़ी लोगे और लकड़ी को लेकर एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट करके बांध दोगे, फिर और जो एक लकड़ी को पकड़ लेना और एक लकड़ी को धीरे से घुमाना, एक शेप बनेगा ऊपर भी और एक नीचे भी। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब देखो ये जो बना है यही, ये जो एम लाइन था और ये जो एल लाइन है इसको हमने घुमाया, तो ये गोल 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 ऐसे घूमेगा, ये नीचे ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो ये हमारा क्या बन गया? द्विशंकु। अब देखो
ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों शंकु के कोण ऊपर वाला शीर्ष, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्थिर बिंदु V को शंकु का शीर्ष बोलते हैं। ये जो पॉइंट V दिख रहा है, ये जहाँ पे दोनों ऊपर वाला शंकु और नीचे वाला शंकु जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, अब देखो शंकु के शीर्ष बोलते हैं। स्थिर रेखा L शंकु का अक्ष कहलाता है। ये जो L लाइन है जिसके परिधि हमने M को घुमाया था, इसको हम क्या बोलेंगे? अक्ष। अक्ष अर्थात एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस। इन सभी स्थितियों में घूमने वाली रेखा M, जिस रेखा को हमने घुमाकर शंकु का निर्माण किया है, अर्थात वह क्या है? जनक है, क्योंकि उसी को घुमाने से शंकु का निर्माण हो रहा है। अर्थात शंकु की जनक अर्थात जनरेटर बोलेंगे, जनरेट कर रहा है शंकु को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे। शंकु को शीर्ष दो भागों में विभक्त करता है जिन्हें नापे कहते हैं। क्या कहते हैं? नापे। अब देखो नापे दो गो है, एगो ऊपर है तो ऊपरी नापे, और ये जो नीचे है तो इसको क्या बोलेंगे? निचली नापे अर्थात निचला नापे। ठीक है, अब यदि हम एक तल और एक शंकु का परिच्छेदन लेते हैं, यदि हम एक तल और एक शंकु का परिच्छेदन लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त परिच्छेद वक्र शंकु परिच्छेद कहलाते हैं। इस प्रकार शंकु परिच्छेद वे वक्र हैं जिन्हें एक लंब वृत्तीय शंकु और एक तल के परिच्छेदन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष और परिच्छेदी तल के बीच बने कोण और परिच्छेदी तल की स्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शंकु परिच्छेद प्राप्त होते हैं। मान लीजिए कि परिच्छेदी तल शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? बीटा। जैसे कि जो चित्र है आकृति 11.3 में दिखाया गया है। जैसे में देखो ये हमारा क्या हो गया? शंकु हो गया, और हमने एक क्या ले लिया? ये जो ब्लू रंग से दिख रहा है आपको, ये हमने एक तल ले लिया, और ये जो शंकु बना है इसको हमने ऐसे काट दिया, ऐसे। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? शंकु परिच्छेद जो कट कर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? शंकु परिच्छेद प्राप्त होगा। ठीक है, शंकु के साथ तल का परिच्छेदन या तो शंकु के शीर्ष पर हो सकता है या नापे के दूसरे किसी भाग पर ऊपर या नीचे हो सकता है। देखो जब आप काटोगे तो 3 पॉइंट हो सकते हैं, या तो ऊपर काट दिए हो, ठीक है, या तो ऊपरी नापे में काटोगे, ये पूरे को ऊपरी नापे कहते हैं, पूरे को निचली नापे कहते हैं, बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो या तो ऊपर कटेगा, नहीं तो नीचे कटेगा, नहीं तो शीर्ष पर कटेगा, अगर हम एक कोई तल लेकर इसको काटे तो। ठीक है, तो यही इसमें बोला जा रहा है। अब देखो अगर ये जो कोण बन रहा है बीटा, बीटा कहाँ कहाँ किसके किसके बीच का कोण है? यहाँ पर लिखा हुआ है परिच्छेदी तल, अर्थात जो काट रहा है वो जो तल है, वह जो तल शंकु परिच्छेदी तल और शंकु के ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये जो अक्ष दिख रहा है और ये जो तल दिख रहे हैं, शंकु का ऊर्ध्वाधर अक्ष कौन है? शंकु का ये जो दिख रहा है ये क्या है? ऊर्ध्वाधर अक्ष है, जो एल लाइन था वो, इसके बीच, और ये जो तल है परिच्छेदी तल, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वही क्या है? बीटा है। वह क्या है? बीटा है। तो ये जो एल जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है और ये जो परिच्छेदी तल दिख रहा है, ये जो तल, इसके बीच का जो एंगल है वही एक बीटा है, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, और जो जनरेटर लाइन है अर्थात जो एम है और जो एल है अर्थात ऊर्ध्वाधर अक्ष है, उसके बीच जो कोण बन रहा है वो अल्फा है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 कोण बन रहे हैं, एक परिच्छेदी तल के साथ और एक जनरेटर लाइन के साथ। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर बीटा बराबर क्या हो जाए? 90 डिग्री। 90 डिग्री कहने का क्या मतलब है? तो 90 डिग्री अर्थात 90 अर्थात समकोण बन जाए। तो समकोण अगर बनेगा तो क्या बनेगा? सर्कल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये हम क्या ले लिए? शंकु ले लिए। ये हमारा क्या हो गया? ये अक्ष हो गया, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अक्ष। और ये हमारा हो गया, ये जो कटा हुआ प्लेन दिख रहा है ये हो गया हमारा परिच्छेदी तल, ठीक है। और इसके बीच कितना का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। तो ये जो ड्रॉ किया हुआ पार्ट है यहाँ पे जो दिख रहा है,
ये जो यहाँ इतना ये ड्राइंग दिख रहा है, ये जो शेप बना वो किस शेप का बनेगा? सर्कल बनेगा, अर्थात पूरा ये राउंड मतलब पूरा सर्कल वृत्त के जैसा गोल गोल होगा ये, ठीक है। अगर वहीं हम एंगल क्या करें? बदल दें, अर्थात जब बीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री से कम हो जाए और अल्फा से ज़्यादा हो जाए। अल्फा कौन था? जनरेटर, अर्थात जो शंकु के जनक वाली रेखा एम थी और जो हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष था उसके बीच का कोण अल्फा था। तो जो बीटा का वैल्यू है अल्फा से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो क्या बनेगा? दीर्घवृत्त बनेगा, जैसे कि 11.5 में दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो बन रहा है ये, तो ये पूरा ऐसे गोल ना बनकर थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा ऐसे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घवृत्त। यहाँ पर जो बनेगा ये पूरा गोला बनेगा, मतलब पूरा गोल बनेगा ये, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वृत्त, क्योंकि 90 डिग्री पर कट कर रहा है। तो 90 डिग्री पर काटोगे तो जो शंकु है वो पूरा बराबर कटेगा, तिरछा काटोगे तो वो थोड़ा ऐसे दिखेगा, ठीक है। आप कागज को मोड़ लो, एक शंकु आकार में बना लो, उसको 90 डिग्री पर काटो, फिर ऐसे काटो, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो एक परिस्थिति ऐसा भी आएगा कि जब हम क्या करें कि अल्फा जो बीटा एंगल है वो हम अल्फा के बराबर ले लें, तो जो उस कंडीशन में बनेगा उसको हम लोग परवलय शेप बोलेंगे, ठीक है। उपरोक्त तीनों स्थितियों में की प्रत्येक स्थिति में तल शंकु के नापे का पूर्णतः आर पार काटता है, ठीक है। अब देखो ये भी हो सकता है जो बीटा हो और 0 डिग्री के बराबर हो या उससे बड़ा हो और अल्फा से छोटा हो, तो इस स्थिति में क्या बनेगा? जो परिच्छेद वक्र बनेगा एक अति परवलय होता है, जैसा कि यहाँ पे शेप आपसे आप समझ लीजिए। अगर ये पूरा 90 डिग्री पर काटा तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है पूरा बराबर काटे हैं, यहाँ से पूरा ऐसे यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या बनेगा? सर्कल। ये जो पार्ट दिख रहा है ना गोला पूरा सर्कल दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखो अगर क्या हो अल्फा जो बीटा है अल्फा से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो क्या बनेगा? दीर्घवृत्त। तो ये क्या बन गया? ये हमारा इलिप्स बन गया। और ये हमारा क्या शेप बन गया? पैराबोला। जब अल्फा बराबर क्या हो? बीटा हो। जब अल्फा बराबर क्या हो? बीटा हो, अर्थात दोनों एंगल सेम हो तो क्या बन जाएंगे? पैराबोला, अर्थात परवलय। और जब बीटा का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो और क्या हो? अल्फा से छोटा हो। 0 से बड़ा हो और अल्फा से क्या हो? छोटा हो, तो क्या बनेगा? अति परवलय। और एक कितनी जगहों पर काटेंगे? 2 जगहों पर काटेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पर एक ऊपर भी काटेगा और एक नीचे भी काटेगा, ऐसे हम तल ले लिए। तल के ओरिएंटेशन पर केवल डिपेंड कर रहा है कि कौन सा शेप बनेगा, अर्थात इस प्रकार का शेप बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे, अर्थात एक ऐसे और एक ऐसे। ये क्या होगा? हाइपरबोला होगा। आपने समझ लिया पैराबोला कैसे होता है? तो पैराबोला कुछ ऐसे बनता है। ये हमारा क्या हो गया? पैराबोला यू शेप में ऊपर से भी हो सकता है, या आप इसको इधर काटिएगा तो ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। और हमारा इलिप्स क्या हो गया? इलिप्स एक वृत्त ही होता है, इसको हिंदी में दीर्घ वृत्त कहते हैं। तो वृत्त शब्द है लेकिन वृत्त पूरा एक गोल होता है, ये थोड़ा पचका हुआ होता है, अंडाकार होता है, ठीक है, ऊपर से थोड़ा दबा हुआ है, तो ये इलिप्स हो गया। अगर दोनों तरफ शेप बन रहे हैं तो ये क्या हो गया? हाइपरबोला हो गया। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद, अर्थात डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शंस एंड सर्कल, वृत्त। इसके बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।